हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम ऑडिटिंग में हमारा 9th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ 2। अब 1 और 2 में क्या फ़र्क है? तो कुछ भी फ़र्क नहीं है। वहाँ पर भी हमने एसेट्स लायबिलिटीज़ देखे थे, यहाँ पर भी कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ देखेंगे। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है। वी हैव डिस्कस्ड वैल्यूएशन ऑफ एंड वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ इन द प्रीवियस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ सम मोर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पहले वाले चैप्टर में भी कुछ एसेट्स लायबिलिटीज़ का वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन किया था, यहाँ कुछ और करेंगे। जैसे कि सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में फ्री होल्ड लैंड, फ्री होल्ड किसे कहते हैं? यानी कंपनी की अपनी है पूरी की पूरी, उसका बैलेंस कितना है, एग्जिस्टेंस कितना है और करंट वैल्यूएशन कितना है। समझो कंपनी ने 5 साल पहले ये लैंड बिल्डिंग 10 लाख में ली थी, आज 5 साल के बाद उसकी वैल्यू 20 लाख हो गई, डबल हो गई। तो बैलेंस कितना है लेजर में और उसकी रियल वैल्यूएशन कितनी है। देन ऑनरशिप एंड पोजीशन किसके पास है? मैनी टाइम ऑनरशिप कंपनी के पास होती है, बट पोजीशन किसी और के पास होता है। कोई मॉर्गेज की हुई है क्या, यानी बैंक में गिरवी रखकर कोई लोन लिया हुआ है क्या, या किसी के पास भी कुछ गिरवी रखकर लोन लिया हुआ है, या यही लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखकर लोन लिया है क्या। एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का एलोकेशन कैसे करते हैं ये लोग। लीगल कितना है, स्टैम्प फीस कितना दिया, चार्जेस कितने दिए, एंड प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट किया है। तो ये था इनका फ्री होल्ड लैंड। सेम फ्री होल्ड बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का बैलेंस कितना है, वैल्यूएशन कितना है, एग्जिस्टेंस कितना है, ऑनरशिप एंड पोजीशन किसके पास है, सेम मॉर्गेज रखा है या नहीं रखा है। ये सब चीज़ें कि लिया तो कितने में लिया, लीगल चार्जेस कितने पे किए, स्टैम्प ड्यूटी कितनी पे की। सेम फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में क्या लिखेंगे कि रजिस्टर मेंटेन होता है या नहीं। बहुत सारे आपने स्कूल या कॉलेजेस में देखा होगा, फर्नीचर या बेंचेस होती है ना, या टेबल होती है, चेयर होती है, उस पर एक कोडिंग की होती है, कोड लिखा होता है, एक नंबर लिखा होता है। तो वो नंबर क्या है? तो स्कूल में कितनी सारी बेंचेस होती हैं, इतने सारे टेबल चेयर, यूनिवर्सिटी में तो देखो। तो वो एसेट्स का एक रजिस्टर मेंटेन होता है और उस रजिस्टर में उस नंबर पर वो एसेट्स रिकॉर्ड की जाती है कि उन्होंने वो एसेट कब ली, उसका डेप्रिसिएशन आज तक कितना हुआ है, आज उसकी वैल्यू कितनी है। सो दैट इज़ रजिस्टर। रजिस्टर मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं फर्नीचर का। फिर फर्नीचर में हर एक आइटम लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करते हैं, चेक किया जाता है ऑनरशिप किसका है। यानी ऑडिटर को हर एक पॉइंट को डिटेल में जाकर हर एक चीज़ सीखनी है, चेक करनी है कि वो जो भी ऑनर है वो क्या कर रहा है। ठीक है, अगर आपको ऑडिटर बनना है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होगा, सीए की डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है। उसके बाद है मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। कंपनी के पास व्हीकल्स कितने हैं? बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं कि उनके पास काफ़ी व्हीकल्स होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं, डोमिनोज़ के जो पिज़्ज़ा देने आते हैं उनकी बाइक पर देखो डोमिनोज़ प्रिंट किया होता है, वो डोमिनोज़ कंपनी की बाइक होती है, या जोमेटो कंपनी की बाइक्स होती हैं। कितनी सारी बाइक्स होंगी उनके पास, कुछ उनकी अपनी होती हैं और कुछ जो एम्प्लॉय काम करते हैं ना उनकी होती है। सो मोटर व्हीकल्स कितने हैं, या एक एग्जांपल लेते हैं डी मार्ट, रिलायंस, टाटा, इन कंपनीज के पास कितने सारे व्हीकल्स होंगे, कितने व्हीकल्स होंगे। सो ये सब भी चेक करना एक ऑडिटर का काम होता है कि उनके पास मोटर व्हीकल्स कितने हैं। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ करो मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, तो आप चेक करो ऑनलाइन मुंबई बस टिकट, तो आपको देखो कितने सारे ट्रैवल एजेंट मिल जाते हैं। कोई लिखा होगा पटेल ट्रैवल्स, श्रीनाथ ट्रैवल्स। अब सोचो उनकी रोज़ अहमदाबाद से 100 से ज़्यादा बसें जाती हैं, अहमदाबाद से बाहर जाती हैं,
कोई मुंबई जा रही होगी, कोई राजस्थान जा रही होगी, ठीक है, तो वहाँ से आती भी है। कितने सारे मोटर व्हीकल्स होंगे उनके पास, कितनी सारी बसेस होंगी, उनका डेप्रीशिएशन कितना है, उनका बैलेंसिंग कितना है, हर एक चीज़ चेक की जाती है। उनका भी तो ऑडिटर होगा ना, क्योंकि इतने सारे बसेस हैं तो वो काम करते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, टिकट के पैसे आते हैं, ड्राइवर को सैलरी देंगे, तो सारे अकाउंट्स ऑडिट किए जाएंगे। जो भी एसेट्स परचेज़ किए, अंडर हायर परचेज़ किए, समझे कोई भी एसेट्स हो, मशीन हो, फर्नीचर हो, बस हो, कोई व्हीकल हो, क्या उन्होंने कोई हायर परचेज़ इंस्टॉलमेंट सिस्टम में परचेज़ किया है या कैश देकर ख़रीदा है। सपोज़ करो मुझे एक कार ख़रीदनी है 10 लाख रुपीज़ की, मैंने 5 लाख कैश दे दिया, 5 लाख के इंस्टॉलमेंट्स करवा दिए, तो उसे कहते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो ऐसा कुछ है कि कंपनी ने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पर लिया है। कंपनी के पास पैटेंट्स हैं, किसी भी चीज़ के पैटेंट्स या राइट्स हैं या ट्रेडमार्क है, तो वो भी एक ऑडिटर की ड्यूटी में आता है कि वो चेक करे। कंपनी के पास कोई कॉपीराइट है, कॉपीराइट किसे कहते हैं, तो आप देखिए कॉपीराइट यहाँ लिखा हुआ होगा। जो भी बुक प्रिंट किए जाते हैं ना, तो उनके कॉपीराइट्स होते हैं। जिनके पास कॉपीराइट्स होते हैं वो ही इस बुक को प्रिंट कर पाते हैं। ये रहा, देखो आप अपने बुक में जाओ, ये आगे दिया हुआ है कॉपीराइट्स, मैं आपको यहाँ पर ही दिखा देता हूँ। ये रहा, ऑल राइट्स रिजर्व विथ पब्लिशर, ये रहे, ये कॉपीराइट्स। देखो इस बुक का कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं कर सकता, अगर करेगा तो पब्लिशर उसके ऊपर केस कर देगा। इसके पूरे कॉपीराइट्स पब्लिशर के पास हैं। किसी को भी इस बुक की कॉपी बनानी हो तो पब्लिशर से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दैट इज़ कॉल्ड कॉपीराइट्स, ठीक है। सो एक ऑडिटर को बहुत सारी चीज़ें डिटेल में जाकर चेक करनी होती है। ओके, नेक्स्ट इज डेटर्स एंड बुक डेट्स। कंपनी के पास डेटर्स कितने हैं, यानी जो कस्टमर जिनको उधार पर माल बेचा जाता है उन्हें डेटर्स कहते हैं, और कंपनी के डेट्स कितने हैं, यानी उसमें से कितना पैसा कंपनी का डूब गया है, वो भी दिखाना होता है। कंपनी के पास कैश ऑन हैंड कितना है और एवरेज कितना रहता है, आज कितना है और एवरेज कंपनी के पास कितनी कैश अवेलेबल रहती है। पेटी कैश अगर कंपनी ने दिया है, जैसे आपने 11th में सीखा था कि कोई भी फैक्ट्री में या किसी को भी कोई पेटी कैश दे रहा है, ऑनर दे रहा है अपने सुपरवाइज़र को, तो वो पेटी कैश कितना है। कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा पड़ा है और वो रियल में परफेक्ट है या नहीं है। देन मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, ऐसे कौन से मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स हैं जो राइट ऑफ कर सकते हैं, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किए हों कंपनी ने जब नई कंपनी स्टार्ट की थी, या कुछ शेयर्स पर डिस्काउंट दिया हो, या अंडरराइटिंग कमीशन दी हुई हो, तो ये सारे के सारी चीज़ें ऑडिटर को चेक करनी होती है कि कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है। कंपनी का इंटरेस्ट पेड आउट ऑफ कैपिटल, कंपनी ने इंटरेस्ट कितना पे किया है, समझो कंपनी का ब्याज पे पैसा लिया हुआ है तो उस पर कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। कंटिजेंट एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, एक बैलेंस शीट एंड पीएनएल में आने वाली हर एक पॉइंट को, हर एक अकाउंट को डिटेल में जाकर चेक करने का काम एक ऑडिटर करता है। अच्छा, कंपनी के पास अगर अकाउंट्स है, ये स्टॉक्स हैं, स्टॉक में वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक कितना है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक किसे कहते हैं, तो ये आपको यूनिट कॉस्टिंग में भी समझ के आए हो कि ये ऐसा स्टॉक होता है कि जिस पर आधा प्रोसेस हो गया है और आधा बाकी है, या रॉ मटेरियल कितना है, या कॉन्ट्रैक्ट लिया है या दिया है तो कितने का है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है, तो ये सब कंपनी का एक ऑडिटर चेक करता है। अब असेट्स के बाद आते हैं लायबिलिटीज़। सो लायबिलिटी में सबसे पहला कंपनी का शेयर कैपिटल, और उस शेयर कैपिटल में इश्यूड शेयर्स कितने हैं, ऑथोराइज्ड कितने हैं, पेडअप कितने हैं, फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं, हर एक चीज़ ऑडिटर को चेक करनी होती है। कंपनी के पास रिजर्व्स कितने पड़े हैं, आप देखो कंपनी का पास्ट रिजर्व्स हैं तो होते हैं ना, किसी भी अच्छी कंपनी के रिजर्व्स देखना कभी, नेट पर जाकर या गूगल करना, देखो करोड़ों के रिजर्व्स पड़े हैं इनके पास। लोन्स कितने पड़े हैं कंपनी के पास, यानी कंपनी ने कितने लोगों से लोन लिया हुआ है, उनमें सिक्योर्ड लोन कितने हैं और अनसिक्योर्ड लोन कितने हैं।
उन लोन का परसेंटेज क्या है, अगर सिक्योर्ड रखा है तो क्या गिरवी रखा है, ये सब भी एक ऑडिटर को चेक करना होगा। देन डिबेंचर्स, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो कितने किए हैं, किस रेट पर किए हैं, कितना पैसा वापस देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू करते वक्त क्या क्या गिरवी रखा है, ये सब बातें। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो कंपनी का बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, कितने टाइम पर है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, कंडीशंस क्या होगी, हर एक चीज़ एक ऑडिटर चेक करता है। पब्लिक डिपॉजिट्स हैं तो पब्लिक डिपॉजिट एक लायबिलिटी होती है कंपनी के लिए, पब्लिक के लिए असेट्स होते हैं, तो उस पर कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करती है, कंपनी ने सारे कंपनी एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रूव किया है, कंपनी एक्ट 2013 कंप्लाइड किया है या नहीं किया है, कि उसमें आने वाले जो भी रूल्स होते हैं एक पब्लिक डिपॉजिट इशू करने के, वो कंपनी पूरे कर रही है या नहीं कर रही है। उसके बाद कंपनी के क्रेडिटर्स, कंपनी के करंट क्रेडिटर्स कितने हैं, लास्ट ईयर के कितने थे, उसका एक अंदाज़ा, कम हुए, ज़्यादा हुए, क्यों हुए, कितने टाइम से हैं। ऐसा होता है कि कुछ कंपनी क्रेडिटर्स पहले 1 महीने का क्रेडिट लेती थी, अब 3-3 महीने का क्रेडिट ले रही है, तो ये सब बात भी एक ऑडिटर चेक करता है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, कि कंपनी जो पैसा कमा रही है उस पैसे में से टैक्स के लिए पैसा अलग करके रखा जाता है, जिसे कहते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, कि कंपनी ने टैक्सेशन के लिए पैसा अलग करके रखा है या नहीं रखा है, कंपनी टैक्स कब पे करती है, एनुअली है, क्वार्टरली है, मंथली है, रिपोर्टिंग करनी होती है गवर्नमेंट को, ये सारे पॉइंट्स एक ऑडिटर चेक करता है। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है और ये आपका 9th चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ रहे होंगे। अगर लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।